जय हिंद बच्चों। हिंदी के कालखंड में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इन वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हिंदी के कालखंड में हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। जैसे जो हमारी माता है उनका जो प्यार है, उनका जो प्रेम है, उनका जो दुलार है और जो वात्सल्य है वो अतुलनीय होता है। जिस प्रकार माता का प्यार, दुलार, वात्सल्य अतुलनीय होता है, उसी प्रकार मातृभूमि जो हमारी जन्मभूमि होती है उसका प्यार भी अतुलनीय होता है। और इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज इसी शीर्षक के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, आप कुछ कुछ सही भी समझ रहे हैं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पाठ्य पुस्तक नवनीत के गद्य खंड में सम्मिलित मातृभूमि का मान नामक एकांकी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी के माध्यम से और जानेंगे मातृभूमि का मान और मातृभूमि का महत्व। एकांकी को हम किन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं और सुन भी लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी। इसके पश्चात हम एकांकी का केंद्रीय भाव देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एकांकी कितने दृश्यों में पूर्ण होता है। इन बिंदुओं के माध्यम से एकांकी हमें जल्दी से समझ में आ जाएगी। अब एकांकी विधा से हम पूर्व में परिचित है। किस प्रकार परिचित है? हमें पता है कि एकांकी गद्य की प्रमुख विधाओं में से है। एकांकी का अर्थ होता है एक धन अंक, अर्थात जिस में एक ही अंक का वर्णन होता है उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी को पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है और रंगमंच पे उसका अभिनय भी किया जा सकता है। अब यहाँ रंगमंच की बात हुई तो आप भी इस एकांकी को पढ़ने के बाद अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ इसका मंचन घर में या आसपास या जब स्कूल खुल जाए तब उसमें कर सकते हैं। देखते हैं लेखक परिचय। सुप्रसिद्ध नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म सन 1908 मध्य प्रदेश स्थित गुना शहर में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ त्यागभूमि में पत्रकार के रूप में आपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। पत्रकार एवं प्रकाशक के रूप में लाहौर में भी रहे। देखते हैं आपकी प्रमुख रचनाओं को हम नाटक एकांकी में अलग अलग समझेंगे। नाटकों की बात करें तो आपने ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक नाटक लिखे हैं। देखते हैं ऐतिहासिक नाटक। इनमें रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग और विश्वान हैं। सामाजिक नाटकों की यदि बात की जाए तो इसमें बंधन, छाया और ममता है। पौराणिक नाटक है पाताल विजय। रचनाओं को देखने के बाद देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी की भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। भाषा देखते हैं। आपने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया है। अवसर, पात्र, विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती जाती है। आपने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। शैली ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक आदि विषयों के नाटकों एवं एकांकियों में संवाद शैली, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली आदि का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया गया है। देखते हैं अब साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो प्रेमी जी के नाटकों में स्वच्छंदतावादी शैली का संयमित एवं अनुशासित प्रयोग हुआ है। रंगमंच की दृष्टि से आपके नाटक बहुत सफल हैं। आप किसी समस्या का चित्रण करते हुए उसका हल अवश्य देते हैं और इस संबंध में गांधी जी के जीवन दर्शन का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा है। आप एक सफल नाटककार हैं और हिंदी साहित्य में चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे।
लेखक परिचय देखने के बाद जानते हैं जो पाठ पढ़ना है, जो किस विधा में है, एकांकी विधा में है, मातृभूमि का मान, उसका केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव पढ़ने से हमें पाठ में किन भावों को प्रधानता दी गई है, पाठ जो एकांकी की रचना लेखक ने की है, जब उनके मन में किस तरह की भावनाएं थी वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। देख लेते हैं केंद्रीय भाव। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एकांकी है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास प्रस्ताव भेजा कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति का केंद्रीयकरण किया जा सके। लेकिन राव हेमू ने स्पष्ट कर दिया था कि बूंदी स्वतंत्र रहकर महाराणों का आदर कर सकता है, अधीन रहकर सेवा नहीं कर सकता। हाड़ा प्रेम का अनुशासन मानते हैं, शक्ति का नहीं। वे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। दूसरी तरफ राणा लाखा नीमरा के मैदान में बूंदी से पराजित होने के कलंक को धोने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी दुर्ग पर ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लाखा की प्रतिज्ञा के निमित्त नेवाड़ में ही नकली बूंदी दुर्ग बनाकर उसके विध्वंस से व्रत पालन की योजना बनाई जाती है। युद्ध में वास्तविकता लाने हेतु वीर सिंह सहित कुछ सैनिक नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। वीर सिंह और उनके साथी नकली बूंदी को प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, क्योंकि बूंदी हाड़ाओं की मातृभूमि है। वे बूंदी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, चाहे वह नकली किला क्यों ना हो। अंत में मेवाड़ की भारी सेना के सामने वीर सिंह और साथी नकली बूंदी की रक्षा करते करते अपना बलिदान कर देते हैं। केंद्रीय भाव को पढ़ने, सुनने और समझने के पश्चात हमें यह समझ में आता है कि एकांकी मातृभूमि के महत्व को बताया गया है। जो वीर सिंह है वो जो नकली किला बूंदी का बनाया जाता है उसका अपमान भी सहन नहीं कर सकते कि उसे कोई दूसरा राजा ध्वंस कर दे। वे उस नकली बूंदी के किले की रक्षा के लिए भी क्या करते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। और इसी तरह का जज्बा, इसी तरह की देश प्रेम की भावना, मातृभूमि का मान हम सब में भी होना नितांत आवश्यक है। अब देखते हैं एकांकी कितने दृश्यों में हमारे सामने है। एकांकी में 4 दृश्य हैं और हम इसे इन चारों दृश्यों के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं एकांकी के पहले दृश्य में। एकांकी के पहले दृश्य में बूंदीगढ़ का चित्रण है। हमें बताया गया है कि बूंदी के राव हेमू जो अभय सिंह हैं, जो मेवाड़ के सेनापति हैं, जब वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, उस संबंध में जो चर्चा हो रही है उसका दृश्यांकन किया है। इन्हें कुछ पात्रों के जो संवाद हैं उनके माध्यम से सुनते हैं। जैसे अभय सिंह कहते हैं, महाराव आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। इसके पश्चात राव हेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। इतनी बात होने के पश्चात फिर अभय सिंह को लगता है कि वह तो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वह कहते हैं कि अच्छा महाराज तो मैं जाऊं, तो वे उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। इस तरह एकांकी का जो पहला दृश्य है वो समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य देखते हैं, दूसरे दृश्य में क्या होता है। दूसरे दृश्य में चित्तौड़ का राजमहल दिखाया गया है, जहां महाराणा लाखा बड़ी चिंतित अवस्था में टहल रहे हैं। वे कह रहे हैं, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है।
इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा ही हृदय जानता है। इसके पश्चात फिर वे कहते हैं, अब मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप सेनापति अभय सिंह जी, जब से हमें नीमरा के मैदान में राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरभर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। इस पर फिर अभय सिंह उन्हें समझाते हैं कि मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। इसके पश्चात महाराणा लाखा एक प्रतिज्ञा करते हैं। सुनते हैं महाराणा लाखा के ही शब्दों में। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह जो हैं बड़े चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, आपने ये किस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली और इसका हल अभी हम तुरंत कैसे निकालेंगे? अन्न जल ग्रहण न करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मान लीजिए यदि हमें बूंदी पर विजय पाने में कुछ समय लग गया तो उस दिन तक क्या आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे? यहीं इनका वार्तालाप हो ही रहा था तो कहीं से एक गाने का स्वर सुनाई देने लगता है और चारणी का प्रवेश होता है। वो गीत क्या है? ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इससे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला, तोड़ मोतियों की मत माला। चारणी भी महाराणा लाखा से निवेदन करती है कि आप इतना ज़्यादा क्रोधित मत होइए, इतने आवेश में मत आइए। आप तो राजा हैं, आप क्षमा करना आपका धर्म है। आप उनकी कुछ जो उनसे क्षमा या चूक हुई है उसे अनदेखा भी कर देना चाहिए। तब महाराणा लाखा कहते हैं, चारणी तुम बहुत देर से आई हो। अब अभय सिंह भी कहते हैं कि महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। तब चारणी उन्हें एक सुझाव देती है। वो कहती है कि क्यों नहीं एक नकली बूंदी का ही दुर्ग बना लिया जाए और उस पर आक्रमण किया जाए और उसे ध्वस्त कर दिया जाए। इससे महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और जो उन्होंने निश्चय किया है कि जब तक बूंदी के किले को ध्वस्त नहीं कर देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, इससे भी उन्हें परेशान होना नहीं पड़ेगा। चारणी किन शब्दों में कहती है? यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? और महाराणा सहर्ष ही तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं जल्दी ही नकली बूंदी का दुर्ग बनाने की व्यवस्था, उसका बंदोबस्त कर लिया जाए। इस तरह एकांकी का दूसरा दृश्य भी यहीं समाप्त होता है। अब हम आएंगे एकांकी के तीसरे दृश्य पर। पहले दृश्य में हमने सेनापति अभय सिंह जो मेवाड़ के हैं उनकी और बूंदी के राव हेमू का वार्तालाप सुना कि वो किसी भी परिस्थिति में जो बूंदी के राजा हैं वह इनकी अधीनस्थता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो बता भी रहे हैं कि वे प्रेम का अनुशासन मानेंगे, वे प्रेम का अनुशासन मानेंगे। ऐसे किसी की जोर जबरदस्ती से वे किसी की कहा नहीं मानेंगे। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि महाराणा लाखा को जो चोट लगी है कि वो हार गए हैं थोड़े से सैनिकों से, तो इसलिए वह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अब उस प्रतिज्ञा को पूरा कैसे किया जाए इसका भी तोड़ निकल जाता है चारणी के माध्यम से कि वो कह देती है कि नकली बूंदी का दुर्ग बना लिया जाए। इस प्रकार ये दो दृश्य पूरे हुए। अब आते हैं एकांकी के तीसरे दृश्य। तीसरे दृश्य में चित्तौड़ के एक जंगली प्रदेश में नकली बूंदी का किला बनाया गया है और उसके आसपास युद्ध का ही जैसे वातावरण तैयार किया गया है कि लगे कि हाँ कुछ युद्ध हो रहा है। अब वहाँ क्या वार्तालाप हो रहा है और किन के बीच हो रहा है ये देखते हैं। महाराणा कहते हैं, निसंदेह यह तो ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में मैंने जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा
कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अब यहाँ पर तो महाराणा और अभय सिंह का वार्तालाप हो रहा है, परंतु जो सैनिक बूंदी के किले में हैं, बूंदी के किले की रक्षा करने के लिए, मतलब जो जिन्हें कहा गया था कि तुम थोड़ी देर युद्ध का वातावरण बनाना है तो कुछ सैनिक जो हैं वो उसकी रक्षा करने के लिए भी तो लगाए जाएंगे। तो वहाँ पर वीर सिंह हैं और उनके साथी हैं। अब वीर सिंह क्या कहते हैं? अब यहाँ से जो हमारे पाठ का नाम है मातृभूमि का मान, वो यहाँ से हमारे सामने आएगा। सुनते हैं वीर सिंह के शब्दों में। वीर सिंह कहते हैं, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। साथी तुरंत कहने लगते हैं, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। फिर वीर सिंह कहते हैं, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी तुरंत कह देता, अरे ये तो नकली बूंदी है। अब वीर सिंह क्या कहते हैं, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। उनके साथी उन्हें समझाते हैं कि सरदार, क्या इस तरह से करना उचित होगा? हम तो महाराणा के नौकर हैं, उनके विरुद्ध ही हम युद्ध करेंगे तो क्या यह उचित है? वीर सिंह फिर उन्हें समझाते हैं और क्या कहते हैं, जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। इसी तरह वीर सिंह और उसके साथी प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक एक भी हाड़ा बूंदी के किले पर है, तब तक वह किसी भी स्थिति में दूसरे का ध्वज उस पर लहराने नहीं देंगे। वे अपने मातृभूमि का मान बचाएंगे, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। इस तरह हमने देखा कि जो हम एकांकी पढ़ रहे हैं वो मातृभूमि का मान किस तरह हमारे सामने लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमें भी इसी तरह अपने मातृभूमि के मान सम्मान को बचाना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इससे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अब वीर सिंह कहते हैं, जब उनके साथी प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसके पश्चात अपने साथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए क्या कहते हैं, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। इसके साथ ही तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब हम पहला, दूसरा और तीसरा दृश्य पढ़ चुके हैं। अब आते हैं चौथे दृश्य पर। अब चौथे दृश्य में हमें क्या दिखाई देता है? चौथे दृश्य में लेखक ने बताया है कि बूंदी का जो नकली किला है उसका द्वार बंद है और युद्ध हो रहा है और उसी समय का चित्रण है। उसी समय महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश होता है। कौन किससे क्या कहता है सुनते हैं। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अब अभय सिंह उत्तर देते हैं कि महाराणा आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि वीर सिंह और उसके साथी इतनी बहादुरी के साथ बूंदी के किले की रक्षा करेंगे। परंतु अब आप चिंतित ना हो, क्योंकि अब उनके पास युद्ध सामग्री समाप्त होने वाली है और सूर्यास्त भी होने वाला है। आगे महाराणा क्या कहते हैं, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे ज़रा भी संतोष न होता
और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह भी महाराणा को बताते हैं कि मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब दुर्ग से अग्निवर्षा होने लगी। तब मैंने सफ़ेद पताका लहराकर युद्ध में शांति की अपील की और जाकर स्वयं वीर सिंह को समझाया कि यह उचित नहीं है। तुम तो महाराणा लाखा के सैनिक हो, फिर तुम नकली बूंदी के किले की रक्षा करने के लिए इतने तत्पर क्यों हो? परंतु उस समय वीर सिंह ने मेरी एक भी न सुनी और कहा कि हम इतने निष्प्राण भी नहीं हैं कि नकली बूंदी पर भी आपकी पताका फहराने दें। जब तक हम सबके शरीर में प्राण हैं, हम नकली बूंदी की रक्षा भी जी जान से करेंगे, चाहे हमारा अंत कुछ भी हो। महाराणा लाखा कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। इसी के साथ ही एक जोर का धमाका होता है और क्या होता है? महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। इसके साथ ही महाराणा को बहुत पछतावा भी होता है। वो क्या कहते हैं कि मेरे दंभ ने और मेरे आवेश में ली हुई प्रतिज्ञा ने आज अनजाने में ही कितने वीर सैनिकों के प्राण को हर लिया है। यह कतई ठीक नहीं है। इतने में ही चारणी का प्रवेश होता है। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। ये देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्भी बज रही है। महाराणा कहते हैं, चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत से मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। और वे वीर सिंह के शव पास बैठते हुए कहते हैं, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? इतने में ही बूंदी के राव हेमू का प्रवेश हो जाता है और वे क्या कहते हैं? दृश्य अत्यंत मार्मिक है। सुनते हैं राव हेमू के शब्द। क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते हैं। और वे दोनों ही कहते हैं कि वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि के मान को सिखाया है। इसी तरह चौथा दृश्य समाप्त होता है। रंगमंच का पर्दा गिर जाता है। पूरे एकांकी को सभी बिंदुओं के साथ समझने के पश्चात हमने क्या समझा कि मातृभूमि का मान सर्वोपरि है। लेखकों ने, कवियों ने, महामानवों ने, सभी ने जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। और हम स्वयं देखते हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर जो सैनिक रक्षा करते हैं, वे भी तो मातृभूमि के मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। वे चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का हो। कितनी हम अभी पेपर में भी पढ़ते हैं
अखबार में, समाचार पत्रों में कितनी ऊंची ऊंची चोटियों पर जहां हमेशा बर्फ़ रहती है, माइनस में तापमान रहता है, वहां रहकर हमारी रक्षा करते हैं। रेतीले रेगिस्तान में रहकर हमारी रक्षा करते हैं, परंतु मातृभूमि पर आँच नहीं आने देते। इसी तरह हम सबको भी अपनी मातृभूमि के मान को समझना चाहिए। आज का एकांकी मातृभूमि का मान हमने अच्छी तरह से समझ लिया और आशा है आप इसे अपने जीवन में भी उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का हिंदी का कालखंड यहीं समाप्त होता है। मैं रुचि शर्मा अगले कालखंड में किसी नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।